नमस्कार दोस्तों। स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की टॉपिक वाइज श्रृंखला हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से इस वीडियो में हम लोग केंद्र राज्य संबंधों के बारे में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे, जो कि ज्यादातर प्रीवियस ईयर पे बेस्ड होंगे। ठीक है, तो इसमें से हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? जो इनके विधायी संबंध है केंद्र और राज्यों के, इनको पढ़ेंगे। प्रशासनिक संबंधों से संबंधित एमसीक्यू देखेंगे। वित्तीय संबंध देखेंगे। जो प्रमुख समितियां गठित गठित की गई थी, इनको हम लोग समझेंगे। और अंतर्राज्यीय परिषद, जिसका 263 में उल्लेख किया गया है, इसके साथ साथ क्षेत्रीय और पूर्वोत्तर परिषदों से संबंधित एमसीक्यूज हम लोग देखेंगे। ठीक, ध्यान से पढ़िएगा, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 263 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है वित्त आयोग, ऑप्शन बी है अंतर्राज्यीय परिषद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति शासन और ऑप्शन डी है संसद। तो जो अनुच्छेद 263 है, तो इसका उल्लेख अंतर्राज्यीय परिषद के लिए किया गया है, यानी अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख जो किया गया है अनुच्छेद 263 में किया गया है। इसका गठन किया गया है राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए, और साथ साथ अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा करने के लिए अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। ठीक, जबकि दूसरा है यह केवल आपातकाल में ही संभव है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि राज्यसभा की अनुमति से भी यह संभव है। ठीक है, तो संसद राज्य सूची पर कानून तो बना ही सकती है। हम लोगों ने देखा था समवर्ती सूची, राज्य सूची और जो केंद्र की सूची देखी थी, तो इसमें हम लोगों ने देखा था कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जिसमें राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है संसद। ठीक है, आर्टिकल 249 में इसका उल्लेख किया गया है कि जब राज्यसभा अनुमति दे दे तब संसद कानून बना सकती है राज्य सूची के विषय पर। ठीक है, आपातकाल में भी संभव है, यह अनुच्छेद 250 में उल्लेख किया गया है, लेकिन अगर केवल लिखा है तो ये गलत हो जाएगा, यानी पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो आर्टिकल भी याद रखिएगा कि 249 में कहा गया है कि अगर राज्यसभा अनुमति देती है तो संसद कानून राज्य सूची के विषय में भी बना सकती है। ठीक, क्वेश्चन है कि वित्त आयोग के संबंध में सही कथन चुने। पहला ऑप्शन है इसका गठन संसद करती है, दूसरा है इसका गठन राष्ट्रपति करते हैं, तीसरा है इसका गठन सुप्रीम कोर्ट करती है, जबकि चौथा है कि इसका गठन वित्त मंत्री करते हैं। तो जो वित्त आयोग होता है, इसका गठन प्रत्येक 5 साल में राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख किया गया है। और इसका कार्य जो प्रमुख होता है, तो राज्यों और केंद्र के बीच करों के बंटवारा करवाना, ये इसका प्रमुख कार्य होता है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जबकि दूसरा स्टेटमेंट है कि टकराव की स्थिति अगर होती है कानून बनाने में, तो राज्य का कानून ही सर्वोच्च होगा। तो दूसरा स्टेटमेंट तो गलत हो जाता है, क्योंकि अगर समवर्ती सूची में उल्लेख किया गया है कि अगर इसमें से कोई भी विवाद की स्थिति बनती है दोनों कानूनों में, तो जो केंद्र का कानून होगा वही सर्वोच्च होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है कि राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं समवर्ती सूची में। और इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? तो अनुच्छेद 254 में। तो ये आर्टिकल भी याद रखते चलिएगा, क्योंकि आर्टिकल पूछ लेता है कई बार। ठीक, अनुच्छेद 249 का संबंध किससे है? क्या आपातकाल से है, कि राज्य सूची पर संसद के कानून बनाने से है, या वित्त आयोग से है, या न्यायपालिका से है? तो वित्त आयोग तो हमने देखा ही अभी पीछे की अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। आपातकाल अनुच्छेद 352 में प्रावधान किया गया है। आपातकाल तीनों स्थिति बताई गई है कब कब आपातकाल लगता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा। हम लोग पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि राज्य सूची पर संसद कानून बना सकती है, लेकिन राज्यसभा की अनुमति से ही। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद के संबंध में सही विकल्प चुने। पहला ऑप्शन है यह केवल वैधानिक निकाय है। ऑप्शन नंबर बी है यह अनुच्छेद 280 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर सी है ये संवैधानिक निकाय है और अनुच्छेद 279 में 79A में इसका वर्णन है। और चौथा है ये संसद द्वारा बनाई गई संस्था है। तो जो जीएसटी परिषद है, तो ये एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 279A में किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है जीएसटी परिषद का जो आर्टिकल है, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है। हम लोगों ने मोस्टली उन्हीं क्वेश्चन को शामिल किया है जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए क्योंकि ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में बनते हैं। तो 356, ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रीय आपातकाल, ऑप्शन बी है वित्तीय आपातकाल, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति शासन और ऑप्शन नंबर डी है अंतर्राज्यीय परिषद। तो हमने अभी देखा अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख 263 में किया गया है। राष्ट्रपति शासन जो है इसका उल्लेख अनुच्छेद 360 में किया गया है। जो ये सॉरी राष्ट्रपति शासन तो 356 में ही है, तो यही 356 सही हो जाएगा। जो वित्तीय आपातकाल है इसका 360 में उल्लेख किया गया है और राष्ट्रीय आपातकाल 352 में उल्लेखित है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है 356 में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हालांकि राष्ट्रपति शासन से संबंधित एक और प्रावधान है अनुच्छेद 365 में। ठीक, अगर इन दोनों को समझे कि अंतर क्या है 365 के तहत राष्ट्रपति शासन और इसमें 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, तो 356 के तहत राष्ट्रपति शासन तब लगता है जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। ठीक, ये कंडीशन याद रखिएगा। और 365 के तहत राष्ट्रपति शासन तब रिकमेंड किया जाता है जब क्या होता है कि जो केंद्र के निर्देश होते हैं तो राज्य उनको मानने से मना कर देता है, तब राज्यपाल राष्ट्रपति को निर्देश मतलब एक सिफारिश भेज सकते हैं कि यहाँ पे आप राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। ठीक, तो दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन सा आयोग केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, मतलब केंद्र राज्य से संबंधित आयोग के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए है केवल सरकारी आयोग, ऑप्शन बी है पंछी आयोग, ऑप्शन सी है सरकारी और पंछी आयोग दोनों और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ समितियों का गठन किया गया था। सबसे पहले राजमन्नार समिति का गठन किया गया, ये याद रखिएगा, पूछा गया कई बार, मैचिंग में भी पूछता है ये, और कई बार इनको क्रम से सेट करने को। तो राजमन्नार समिति 1969 में सबसे पहले गठित की गई। उसके बाद सरकारी आयोग का गठन किया गया 1983 में। ठीक है, उसके बाद पुंछी आयोग 2007 में गठित किया गया। इनके पहले अगर देखा जाए तो प्रशासनिक सुधार आयोग भी गठित किया गया जो एक बार 1967 में और उसके बाद 2005 में गठित किया गया था, तो ये याद रखिएगा। लेकिन जो आयोग है तो इसमें सरकारी और पुंछी आयोग दोनों है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेट याद रखिएगा कि 1969 में राजमन्नार, 1983 में सरकारिया और 2007 में पुंछी आयोग, और तीनों केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 252 के अंतर्गत संसद कब कानून बना सकती है। ऑप्शन नंबर ए है जब राष्ट्रपति आदेश दे देता है, ऑप्शन नंबर बी है जब राज्य अनुरोध करे, ऑप्शन नंबर सी है जब सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है और ऑप्शन नंबर डी है केवल आपातकाल के समय। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक राज्य अनुरोध करते हैं तो इस कंडीशन में संसद है तो कानून बना सकती है। राज्य सूची के विषय में अनुच्छेद 252 में इसका उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, खासकर आर्टिकल। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि वित्त आयोग हर 5 साल में गठित होता है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट है कि इसका गठन राष्ट्रपति करते हैं। तो हम लोगों ने इसको पीछे डिस्कस किया था अभी कि अनुच्छेद 280 में प्रावधान किया गया है कि हर 5 साल में राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करेंगे, जिसका प्रमुख कार्य होता है केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अवशिष्ट शक्तियां जो होती हैं वो किसके पास होती हैं। ऑप्शन ए है राज्यों के पास, ऑप्शन बी केंद्र के पास, ऑप्शन सी न्यायपालिका के पास और ऑप्शन डी है राज्यपाल के पास। तो जो अवशिष्ट शक्तियां होती है हमेशा केंद्र के पास होती हैं, ये याद रखेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका उल्लेख देखिए कहाँ किया गया है, तो अनुच्छेद 248 में यह उल्लेख किया गया है कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र में निहित होंगी। अगर हम देखें कि अवशिष्ट शक्तियां होती क्या हैं, तो ये ऐसी शक्तियां होती है, यानी ऐसे विषय होते हैं जो ना तो केंद्र सूची में होते हैं, ना तो राज्य सूची में, ना समवर्ती सूची में। मतलब अचानक किसी विषय पे कानून बनाना पड़ जाए तो उस पे कानून संसद ही बनाती है, यानी अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 250 कब लागू होता है। तो हमने अभी पीछे डिस्कस किया था कि अनुच्छेद 250 में कहा गया है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ होता है तब क्या होता है कि जो केंद्र है तो राज्य के मतलब राज्य सूची के विषय में भी कानून बना सकती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपातकाल के समय। ठीक है, अनुच्छेद 250 लागू होता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला स्टेटमेंट है कि अंतर्राज्यीय परिषद जो है 1990 में बनी थी। नंबर दूसरा स्टेटमेंट है कि यह सरकारिया आयोग की सिफारिश पर बनी थी। तो सरकारिया आयोग कब बना था? 1983 में। हमने पीछे देखा कि सरकारी आयोग बैठा था। इसकी रिपोर्ट आई 1988 में और इसकी रिपोर्ट के आधार पर ही 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हो जाता है, यानी दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है पीसीएस में भी कि ये अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ है या कौन से आयोग की सिफारिश पर हुआ है। और अनुच्छेद जो है तो 263 में इसका उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा, अंतर्राज्यीय परिषद का। ठीक। क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय परिषद का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था? ऑप्शन है संविधान में, तो संविधान में क्षेत्रीय परिषदों का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। ऑप्शन बी है राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956, वित्त अधिनियम या जीएसटी अधिनियम। तो जीएसटी तो बहुत बाद में आता है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1956 में क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था, जो कि इस प्रकार भारत में इस समय 5 क्षेत्रीय परिषद काम करती हैं। एक है उत्तर क्षेत्रीय परिषद, एक है मध्य क्षेत्रीय परिषद, एक है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, एक है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और एक है दक्षिणी, यानी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये याद रखिएगा। और बीच में एक मध्य परिषद भी है। अगर पूर्व जो होता है, पूर्व का देखें तो कोलकाता है इसका है, मतलब जो मुख्यालय है। इसके बाद पश्चिम का देखें तो जो पश्चिमी परिषद है इसका मुंबई मुख्यालय है। इसके बाद अगर दक्षिण परिषद का देखें तो चेन्नई और उत्तर परिषद का दिल्ली है, जबकि मध्य परिषद जो है इसका मुख्यालय प्रयागराज है। तो इनको मुख्यालय से संबंधित पूछ सकता है, तो ये याद रखिएगा, पांच की पांचों परिषदों को। ठीक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि केंद्र राज्य को निर्देश दे सकता है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट है ये अनुच्छेद 256 में वर्णित है। तो ये पहला स्टेटमेंट है तो ये तो सही है, क्योंकि इसमें जो दिया गया कि प्रशासनिक निर्देश जो होते हैं केंद्र के, प्रशासनिक निर्देश वह राज्यों को दे सकता है और राज्य इनको पालन करना भी राज्यों के लिए कंपलसरी होता है। अगर इनका पालन नहीं करता तो 365 के तहत वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। इसका जो उल्लेख है तो 256 में किया गया है, ये भी स्टेटमेंट सही हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? तो हम लोगों ने पीछे ही डिस्कस किया कि अनुच्छेद 280 का संबंध है वित्त आयोग से। ठीक, इसका गठन करते हैं राष्ट्रपति। प्रत्येक 5 साल में इसका गठन किया जाता है और इसका जो प्रमुख कार्य है तो वो केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे का कार्य करता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि समवर्ती सूची में 52 विषय है, जबकि दूसरा है कि राज्य सूची में 61 विषय है। तो इस समय वर्तमान में तो समवर्ती सूची में 52 विषय है, ये स्टेटमेंट सही हो जाता है, क्योंकि जो मूल रूप से बनाई गई थी समवर्ती सूची तो उस समय 47 विषय थे। बाद में इसमें कुछ विषय जोड़े गए। और जो राज्य सूची है तो मूल रूप से इसमें 66 थे और वर्तमान में 61 विषय हैं। तो यहाँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। ठीक, याद रखिएगा कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। समवर्ती सूची में 52 विषय और राज्य सूची में इस समय 61 विषय हैं। अगर इनके विषयों को देखें कौन कौन से विषय इसमें शामिल है समवर्ती सूची में और राज्य सूची में, तो जो इसमें से वन हो गया, शिक्षा हो गया, ये तलाक हो गया, ऐसे करके जो 52 विषय शामिल किए गए हैं समवर्ती सूची में। और राज्य सूची में जो विषय हैं उनमें से पुलिस व्यवस्था, पुलिस, स्वास्थ्य, सार्वजनिक सार्वजनिक व्यवस्था जो होती हैं ये प्रमुख, और साथ साथ एग्रीकल्चर भी ले लें, कृषि, तो ये प्रमुख विषय हैं राज्य सूची के। तो मुख्य रूप से यही पूछे जाते हैं, इनको आप याद रखिएगा। और एक बार पूरी लिस्ट आप देख लीजिएगा, केंद्र सूची में कौन कौन से हैं, राज्य सूची में कौन से हैं और समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय हैं। ठीक, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि कुछ कर केंद्र लगाता है पर उन्हें वसूलता राज्य है, जबकि दूसरा है कि स्टाम्प ड्यूटी इसका एक उदाहरण है। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। अनुच्छेद 268 में उल्लेख किया गया है कि कुछ कर ऐसे भी हैं जिनको लगाएगा तो केंद्र लेकिन वसूलेगा राज्य, जिसमें से स्टाम्प ड्यूटी हो गई, चिकित्सा से संबंधित जो कर होते हैं, चिकित्सा से संबंधित, उनको भी केंद्र लगाता है लेकिन वसूलता राज्य है और अपने पास ही उनको रखता है। ठीक, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर है अखिल भारतीय सेवाओं से, ऑप्शन बी है वित्त आयोग, ऑप्शन सी राष्ट्रपति शासन, ऑप्शन डी संसद। तो संसद तो 79 में उल्लेखित है, राष्ट्रपति शासन हमने पीछे डिस्कस किया कि 356 और 365 में उल्लेखित है।
वित्त आयोग का गठन 280 के तहत किया जाता है। तो जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं तो ये अनुच्छेद 312 में उल्लेखित है। ठीक है, इस समय भारत में अगर देखी जाए कौन कौन सी अखिल भारतीय सेवाएं हैं तो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ये 3 अखिल भारतीय सेवाएं इस समय भारत में प्रचलित हैं। ठीक, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि संसद समवर्ती सूची पर कानून बना सकती है। दूसरा स्टेटमेंट है कि राज्य भी इस पर कानून बना सकते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट है कि टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून लागू होगा। तो हमने पहले ही देखा है समवर्ती सूची में केंद्र भी कानून, मतलब केंद्र का कानून भी बनाया जा सकता है, राज्य भी कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों में कुछ टकराव या कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो केंद्र का कानून ही मान्य रहेगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है कि सरकारिया आयोग की रिपोर्ट कब आई थी? ऑप्शन ए है 1983, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 1995। ये क्वेश्चन बिहार पीएससी में पूछा गया था। तो कब आई थी इसकी रिपोर्ट? 1988 में। हमने पीछे देखा कि इसका गठन 1983 में किया गया था, इसलिए केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। इसकी अगर प्रमुख सिफारिशें देखें तो इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ ली जाती है। तो एक तो जो अंतरराज्यीय परिषद है, अंतरराज्यीय अंतरराज्यीय परिषद है, इसके गठन का इसी ने सिफारिश किया था, जो 263 के तहत गठित की गई। ठीक, इसके बाद राज्यपाल की भूमिका के बारे में भी इसने कहा कि राज्यपाल जो राज्य है वहां से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। आज भी यही प्रावधान फॉलो किया जाता है कि राज्यपाल मोस्टली क्या होता है कि उस राज्य का नहीं रखा जाता है। तीसरा इसने कहा था कि जो राष्ट्रपति शासन है इसके लिए भी संवैधानिक तंत्र जब पूरी तरह से विफल हो तभी राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। और इसके अलावा इसने बोला था कि अखिल भारतीय सेवाओं को भी मजबूत किया जाना चाहिए। तो ये प्रमुख सिफारिशें थी सरकारी आयोग की, जो 1983 में गठित किया गया था और 1988 में इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अगर आयोग देखें कि कौन से केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित हैं, तो सबसे पहले तो हमने देखा था राजमन्नार था, राजमन्नार था जो कि 1969 में। उसके बाद 2007 में पुंछी आयोग का गठन भी किया गया था। इसके साथ साथ 2 प्रशासनिक सुधार आयोग भी बने थे, एक 67 में और एक 2005 में। तो वो भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट है कि यह अनुच्छेद 263 के अंतर्गत बताया गया है। ठीक, तो हमने ये देखा था कि 263 में अंतरराज्यीय परिषद का उल्लेख है, तो दूसरा स्टेटमेंट तो सही हो गया, लेकिन पहला स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होते हैं यही अंतरराज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होइएगा। इसका कार्य देखें तो मोस्टली विवाद जो होते हैं राज्यों के बीच उनको निपटारा करना और साथ साथ उनमें संतुलन बनाए रखना इसके प्रमुख कार्य होते हैं। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पूर्वोत्तर परिषद का मुख्यालय कहाँ है? गुवाहाटी, शिलांग, इम्फाल या दिल्ली? तो जो इसका मुख्यालय है तो ये कहाँ है? शिलांग, मेघालय में, मेघालय। अगर इसकी बात करें कि पूर्वोत्तर परिषद का गठन कब किया गया, तो 1971 में किया गया। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष इसके कौन होते हैं? तो होम मिनिस्टर, जो गृह मंत्री होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं पूर्वोत्तर परिषद के। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके कार्य देखें तो क्षेत्रीय योजनाएं बनाना और साथ साथ जो सलाहकारी भूमिका होती है केंद्र को देने की, तो ये काम करती है पूर्वोत्तर परिषद। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं, जबकि दूसरा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद अलग रूप से बनी हुई है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा कि भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं, ये सही है। कौन कौन सी हैं? तो एक उत्तर में है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, उत्तरी, एक दक्षिणी, इसके बाद पूर्वी, पश्चिमी और इसके साथ साथ एक मध्य परिषद भी है, मध्य परिषद। ठीक, जबकि पूर्वोत्तर परिषद अलग है, जिसका मुख्यालय हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा कि शिलांग में है। ठीक, तो उत्तरी परिषद जो है उसका मुख्यालय दिल्ली, दिल्ली में है। जो दक्षिणी है उसका चेन्नई में है। जो पूर्वी है इसका कोलकाता में। जो पश्चिमी परिषद है इसका मुख्यालय है मुंबई में। और जो मध्य परिषद है इसका मुख्यालय प्रयागराज में है।
तो ये मुख्यालय याद रखिएगा क्योंकि ये मैचिंग में कई बार पूछा गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी है तो 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। इनका जो प्रमुख होता है तो गृह मंत्री होता है। और जो पूर्वोत्तर परिषद है इसका मुख्यालय शिलांग मेघालय में है, इसका भी जो प्रमुख होता है तो केंद्रीय गृह मंत्री ही होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय आपातकाल, ऑप्शन बी वित्तीय आपातकाल, ऑप्शन सी राष्ट्रपति शासन या ऑप्शन डी न्यायपालिका। तो न्यायपालिका की बात करें, खासकर जो केंद्र की न्यायपालिका है तो 124 से 148 तक उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति शासन हमने पिछले देखा कि 356 और 365 में उल्लेखित है। वित्तीय आपातकाल की बात कही गई है 360 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, राष्ट्रीय आपातकाल तो हमें पता ही है कि अनुच्छेद 352 में उल्लेखित है, तो ये आर्टिकल याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि जो केंद्र है वो राज्यों को अनुदान भी देता है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट है कि ये संघीय वित्तीय व्यवस्था का हिस्सा है। तो अनुदान क्या होता है? अनुदान वो होता है जो राज्य को सहायता के लिए या किसी चीज के विकास के लिए दिया जाता है और उसको वापस नहीं किया जाता। तो अनुच्छेद 275 में अनुदान का प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि केंद्र राज्यों को अनुदान दे सकता है। ठीक है, ये वित्तीय व्यवस्था का हिस्सा है तो ये तो सही है क्योंकि वित्त से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए केसी नियोगी, ऑप्शन बी अंबेडकर, ऑप्शन सी सरकारिया, ऑप्शन डी है पुंछी। जो प्रथम वित्त आयोग था तो इसके जो अध्यक्ष थे तो केसी नियोगी थे। याद रखिएगा, पूछा गया है कई बार क्वेश्चन। ठीक है, वित्त आयोग का तो हमने देखा है कि गठन 280 के तहत किया गया, अनुच्छेद 280 में प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति राष्ट्रपति इसका गठन करते हैं हर 5 साल में और 5 साल तक के लिए किया जाता है। ठीक है, वर्तमान में देखें तो 16वां वित्त आयोग चल रहा है। इसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया साहब, अरविंद पनगड़िया। तो ये याद रखिएगा कि वर्तमान में अरविंद पनगड़िया हैं। इसके पहले कभी बार पूछ लेता है तो 15वें जो थे इसके अध्यक्ष थे एनके सिंह। तो 15 के एनके सिंह थे, 16 के अरविंद पनगड़िया हैं जो कि वर्तमान में है, और जो पहला था तो केसी नियोगी इसके अध्यक्ष रहे थे पहले वित्त आयोग के। ठीक, तो तीनों याद रखिएगा। क्वेश्चन फिर रिपीटेड है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि राज्यसभा राज्य सूची पर कानून की अनुमति दे सकता है किसको? संसद को। ये अनुच्छेद 249 में वर्णित है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। हम पीछे कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि अलग अलग तरीके से कई बार पूछा गया है। अगला क्या है कि अनुच्छेद 254 किससे संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 254 है तो केंद्र और राज्यों के बीच जब कानूनी टकराव होता है तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 254 में किया गया है और इसी में बताया भी गया है कि केंद्र के कानून तब लागू होंगे अगर दोनों में विवाद होता है। हालांकि इसमें कुछ और कंडीशन है राष्ट्रपति वाली कि राष्ट्रपति से अगर अनुमति लेते हैं या कि कोई ऐसा विषय है जो राष्ट्रपति के पास आरक्षित है तो वहां राज्य का कानून भी लागू हो सकता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। याद रखिएगा 254 में केंद्र राज्य के कानूनों की जो टकराव की स्थिति है उसको दर्शाया गया है या बताया गया है। कि पूर्वोत्तर परिषद का गठन कब किया गया है? तो पूर्वोत्तर परिषद का जो गठन है तो 1971 में किया गया है। डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि कब किया गया? 1971 में। इसका मुख्यालय शिलांग है, शिलांग जो कि मेघालय में है। इसके जो प्रमुख होते हैं तो वो होम मिनिस्टर होते हैं। इस समय जो अध्यक्ष हैं पूर्वोत्तर परिषद के तो ये होम मिनिस्टर हैं। इसका कार्य वही होता है कि समन्वय स्थापित करना, साथ ही साथ केंद्र को सिफारिशें करना जो वहां पे रिक्वायर्ड होती है राज्य पूर्वोत्तर साइड में। ठीक, अगला क्वेश्चन। तो अगला है कि वित्त आयोग करों के बंटवारों की सिफारिश करती है, ये पहला स्टेटमेंट है। जबकि दूसरा है कि ये अनुच्छेद 280 में वर्णित है। तो मुख्य रूप से वित्त आयोग की बात कर रहा है, 280 में वर्णित है, सही है। इसका प्रमुख कार्य है जो कर होते हैं तो करों के बंटवारों की सिफारिश करता है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। सिफारिश करता किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। और ये लास्ट में इसको मानना इनके लिए कंपलसरी नहीं होता है। इस समय जैसे 41% बांटा जाता है जो राज्यों में है, केंद्र का हिस्सा, मतलब केंद्र से राज्यों में 41% कर का बंटवारा कर दिया जाता है जो केंद्रीय कर होते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन फिर सरकारी आयोग से संबंधित है। ये कई बार पूछा गया सरकारी आयोग, तो इसको आप प्रॉपर पढ़ के जाइएगा। एक सरकारी आयोग हो गया, राजमन्नार आयोग हो गया, पुंछी आयोग हो गया और प्रशासनिक सुधार आयोग हो गया। ये सभी के सभी केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, केंद्र और राज्यों में सुधार से संबंधित है। सरकारी आयोग का गठन 1983 में किया गया था। रिपोर्ट 1988 में आती है और जो इसकी प्रमुख सिफारिशें थी वो इंपॉर्टेंट है, जिसके तहत
अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। राज्यपाल को बताया गया है कि ये सेम राज्य का नहीं होगा। साथ ही 356 के बारे में भी कुछ बात कही गई थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा सरकारी आयोग से संबंधित। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 256 प्रशासनिक संबंधों से जुड़ा हुआ है। तो जो केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक संबंध हैं, तो 256 में इसका वर्णन किया गया है, जिसमें से केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है और राज्य अगर इन निर्देशों को नहीं मानता है तो 365 के तहत वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यानी दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन फिर आ गया कि भारत में क्षेत्रीय परिषदों की संख्या कितनी है। तो हमने पीछे ये भी डिस्कस किया कि 5 क्षेत्रीय परिषद हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम और मध्य। उत्तर का दिल्ली, दक्षिण का चेन्नई, पूर्व का कोलकाता, पश्चिम का मुंबई और जो मध्य परिषद है इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है जो प्रयागराज में है। इनके जो प्रमुख होते हैं तो होम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इतना ही इंपॉर्टेंट है क्षेत्रीय परिषदों से संबंधित। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन ये भी रिपीटेड है, बार बार पूछा जा रहा है कि समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं और राज्य टकराव की स्थिति में राज्य का कानून लागू होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। समवर्ती सूची में कुछ विषय देखें तो वन, शिक्षा और ये तलाक से संबंधित प्रावधान है। राज्य सूची में देखें तो पुलिस हो गया, स्वास्थ्य व्यवस्था हो गई, इधर इसके अलावा जो भी राज्य के होते हैं जैसे सार्वजनिक व्यवस्था को संभालना, और इसके अलावा कृषि मुख्य रूप से तो ये राज्य सूची का विषय होता है। यही यहाँ पे कानून राज्य बनाता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी परिषद किस अनुच्छेद में है। तो इसको हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया कि अनुच्छेद 279 ए में जीएसटी परिषद का उल्लेख किया गया है, जो कि एक संवैधानिक तंत्र है। संवैधानिक मतलब संविधान में उल्लेख किया गया है, क्योंकि अनुच्छेद 279 ए में इसका वर्णन किया गया है। अगला है पुंछी आयोग के अध्यक्ष। तो ये तो सबको पता है कि पुंछी आयोग के अध्यक्ष तो पुंछी ही होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती हैं, 248 में इसका वर्णन किया गया है। तो अवशिष्ट शक्तियां होती क्या हैं? ऐसी शक्तियां जिनका उल्लेख ना तो राज्य सूची के विषय में है, ना तो केंद्र सूची में, ना समवर्ती सूची में। यानी कोई एक्स्ट्रा विषय है जिसपे कानून बनाना है तो ये संसद ही बना सकती है, यानी ये शक्ति केंद्र के पास ही है और ये अनुच्छेद 248 में वर्णित है। यानी दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित 40 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखे। उससे संबंधित जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट हो जाते हैं उनको भी हम लोगों ने कवर किया। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर हम आगे भी जो क्वेश्चन होंगे, जैसे अभी हम लोगों ने कवर क्या क्या कर लिया। सबसे पहले हम लोगों ने कवर किया था जो ये थी भाग और अनुसूचियां। उसके बाद हम लोगों ने प्रस्तावना संबंधित एमसीक्यू कवर किया। हम लोगों ने राष्ट्रपति देखा, उपराष्ट्रपति से संबंधित देखा, संसद से संबंधित देखा, जो क्या बोलते हैं जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट, वहां संबंधित एमसीक्यूज हम लोगों ने देखा, हाई कोर्ट से संबंधित एमसीक्यू देखा, राज्य विधानमंडल से संबंधित एमसीक्यू देखा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ केंद्र राज्य संबंधों के बारे में महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखे जो इंपॉर्टेंट थे एग्जाम के लिए। ठीक है, इसी प्रकार के और जो वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।